हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित उपन्यास नाव दुर्घटना का 17वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। घर जा क्षेमंकरी ने कमला से कहा, बेटी, कल हेम और उसके पिता को दोपहर में यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दे आई हूँ। बताओ तो क्या तैयारी करनी है। समधी को इस तरह खिलाना चाहिए जिससे वे निश्चिंत हो सकें कि उनकी लड़की को खाने का कष्ट न होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हाथ की रसोई से बदनामी न होगी। मेरे लड़के ने कल तुम्हारी रसोई की बड़ी प्रशंसा की, मगर आज तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों दिखाई दे रहा है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? सूखी हंसी हंसकर कमला ने कहा, अच्छी हूँ माँ। क्षेमंकरी ने शांत स्वर में कहा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है। मन में ऐसा होगा, इसमें लज्जा की बात ही क्या है। मुझे गैर ना समझो, मैं तुम्हें अपनी लड़की ही मानती हूँ। यहाँ तुम्हें किसी तरह की असुविधा हो या अपने घर के लोगों को देखना चाहो तो मुझसे कहे बिना कैसे काम चलेगा। तुम मुझसे खोलकर कह देना। कमला ने कहा, माँ, तुम्हारी सेवा के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहती। मैं परम सुखी हूँ। क्षेमंकरी बोली, कुछ दिनों के लिए अपने चाचा के पास जाकर रहो, जब इच्छा हो चली आना। घबराती क्यों हो? रोते हुए कमला ने कहा, माँ, तुम्हारे पास मुझे संसार में और किसी की चिंता नहीं। अगर मैं कभी अपराध भी करूं तो तुम स्वयं दंड देना, लेकिन एक दिन को भी मुझे अपने से दूर मत करना, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगी। क्षेमंकरी ने कमला के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, तभी तो मैं कहती हूँ कि पहले जन्म में तू मेरी माँ थी, नहीं तो बरबस ऐसा बंधन कैसे होता। आज जल्दी सो जा, पूरे दिन काम में लगी रही है। तब कमला अपनी कोठरी में जा चिराग बुझाकर जमीन पर बैठ गई। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने मन ही मन कहा, भाग्य मेरा ही हेठा है। मैं जिस पर अपना अधिकार खो चुकी हूँ उसे फिर पाने को बैठी हूँ। यह कैसे होगा? यह सब कुछ छोड़ने को मन में पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ केवल सेवा करने के सुयोग को जैसे बने बनाए रखना है। भगवान शक्ति दें, मैं हंसती हुई सेवा करती रहूं, इसके सिवा और किसी वस्तु की चाह न करूं। बहुत दुख पाए हैं, इसे भी अब प्रसन्नता से यदि ना सहूंगी तो सब गंवाना होगा। यह विचार कर उसने मन में पूर्ण संकल्प किया कि मैं कल से किसी दुख को अपने मन में स्थान ना दूंगी, जिससे एक पल के लिए भी मन में कोई कामना ना जग सके। केवल सेवा करूंगी और मैं कुछ ना चाहूंगी। यह सोचकर कमला सो गई। रात में 2-3 बार नींद खुली। नींद खुलने पर उसने दोहराया, मैं कुछ ना चाहूंगी, मैं कुछ ना चाहूंगी। सुबह वह बिछौना से उठकर हाथ जोड़कर बैठ गई। उसने अपने मन में यही कहा, मैं मरते दम तक तुम्हारी सेवा करूंगी और कुछ ना चाहूंगी। इतना कहे वह जल्दी से मुंह हाथ धो कपड़े बदलकर नलिनाक्ष के उपासना गृह में गई। अपने आंचल से फर्श को पोंछकर उस जगह पर आसन बिछाकर फौरन ही गंगा जल भरने के लिए चली गई। स्नान कराने के बाद कमला ने जाकर क्षेमंकरी को प्रसन्न मुख हो प्रणाम किया। उस समय वे स्नान को जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने उसे नहाया देखकर कहा, इतने सवेरे क्यों नहाने गई? मेरे साथ चली होती। कमला बोली, आज काम जो है माँ। क्षेमंकरी ने कहा, समधी जैसे ही आएंगे वैसे ही उन्हें खाना तैयार मिलेगा। यह बात मैं तेरे कहे बिना ही जानती हूँ। इसी समय नलिनाक्ष के अंदर आने पर कमला जल्दी से घूंघट खींचकर घर में चली गई। नलिनाक्ष ने कहा, माँ, आज ही तुम ठीक हुई हो और आज ही गंगा स्नान को चल दी। क्षेमंकरी बोली, नलिन, क्या बिना स्नान करने वाले अमर होते हैं? तुम अगर बाहर जा रहे हो तो घर जल्दी ही लौट आना। नलिनाक्ष ने पूछा, क्यों, आज क्या बात है? क्षेमंकरी बोली, कल मैं कहना भूल गई थी, आज अन्नदा बाबू तुझे आशीर्वाद देने आएंगे।
नलिनाक्ष ने कहा, आशीर्वाद देने आएंगे? मुझ पर ऐसे प्रसन्न हो गए हैं। मेरी उनसे नित्य भेंट होती रहती है। शिवंकरी बोली, कल मैं हेम को एक जोड़ी कड़े पहनाकर बहू कह आई हूँ। अब अन्नदा बाबू बात पक्की ना करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लौटने में देर मत करना, वे लोग यहीं भोजन करेंगे। यह कह शिवंकरी स्नान को चली गई। वहां हेम रमेश को देख भागकर कोठरी का दरवाजा बंद कर बिछौने पर बैठ गई। आवेग समाप्त होने पर उसने मन में यह सोचा, मैं रमेश बाबू से सहज रूप में क्यों मिल न सकी? न जाने यह अप्रियजन बार बार क्यों मेरे जीवन में आता है। यह कहकर उसने उठकर दरवाजा खोला, बाहर निकली और हिम्मत से मन ही मन उसने कहा, मैं भागूंगी नहीं। क्यों भागूं? वह रमेश बाबू से मिलने चली। फिर कुछ सोचकर वह कमरे में गई। ट्रंक से उसने क्षेमंकरी के दिए कड़े निकाल कर पहने और यह वस्त्र लेकर वह दृढ़ता से सिर ऊंचा किए बाहर आई। अन्नदा बाबू बोले, हेम कहाँ जा रही हो? हेम ने कहा, रमेश बाबू हैं और दादा आए हैं ना? अन्नदा बाबू ने कहा, वे लोग चले गए हैं। यह सुन हेम को परम शांति प्राप्त हुई। अन्नदा बाबू ने कहा, अब वहां चलने में क्या देर है? हेम ने कहा, मैं भी चलती हूँ, मुझे स्नान करने में देर ना होगी, तुम गाड़ी लाने को कह दो। हेम ने निमंत्रण में जाने के लिए जो असीम उत्साह प्रकट किया, उससे अन्नदा बाबू सहम गए। उनका मन उत्कंठित हो गया। हेम ने स्नान से लौटकर कहा, पिताजी गाड़ी आ गई? अन्नदा बाबू बोले, नहीं अभी नहीं आई बेटी। तब हेम बाग में टहलने लगी। अन्नदा बाबू बरामदे में बैठे सिर पर हाथ रखे विचार में डूब गए। जब अन्नदा बाबू नलिनाक्ष के घर पहुंचे तो उस समय 10:30 से अधिक समय नहीं था। नलिनाक्ष अपना काम खत्म कर घर नहीं लौटे थे। अन्नदा बाबू का स्वागत क्षेमंकरी को ही करना पड़ा। क्षेमंकरी तरह तरह की बातों से उनके मन को बहलाए रही। वे बीच में हेम के चेहरे को भी देखती जाती थी। हेम के मुंह पर उत्साह का कोई लक्षण क्यों नहीं है? विवाह के इस प्रस्ताव से हेम का मुख खिल क्यों ना उठा? हेम की उड़ी हुई दृष्टि में उन्हें एक प्रकार का अंधकार दिखाई दिया। छोटी सी बात भी क्षेमंकरी के हृदय पर चोट कर देती है। हेम का वह कुम्हलाया हुआ चेहरा देखकर उनका मन बैठ गया। नलिनाक्ष से शादी होना चाहे जिस लड़की को सौभाग्य की बात हो, परंतु यह शिक्षा के मद की मतवाली लड़की नलिन को अपने योग्य समझती ही नहीं है। वरना चिंता और यह दुविधा इसे क्यों? यह मेरा अपना ही दोष है। बूढ़ी होकर भी मैं धीरज न रख सकी। जैसे ही मेरी इच्छा हुई वैसी ही बात चला बैठी। इसके साथ नलिनाक्ष की शादी ठीक की। मैंने ही अच्छी तरह पहचानने की चेष्टा नहीं की। अब क्या करूं? जल्दी में भूल बैठी और यही सोचा कि जल्दी ही सब काम समाप्त कर लेना चाहिए। अन्नदा बाबू से बातें करते समय शिवंकरी के मन में यही सब चिंताएं घूमने लगी। बातें करना उन्हें कष्टकर लगा। तब उन्होंने अन्नदा बाबू से कहा, इस विवाह के बारे में बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं। हम दोनों की उम्र हो गई है, यही लोग स्वयं विचार कर काम करेंगे। हमें जोर देना ठीक नहीं। निश्चय ही मैं हेम के मन की बात नहीं समझती, परंतु मैं नलिन के मन की बात कह सकती हूँ कि उसका मन अभी तक ठिकाने नहीं है। यह सब शिवंकरी ने विशेष रूप से हेम को सुनाने के लिए कही थी, क्योंकि वह उसे यह समझाना चाहती थी कि हेम खिन्न मन से जो सोच रही है, उनका लड़का विवाह के प्रस्ताव से प्रसन्न हो उछल पड़ा है। हेम यहाँ आते समय बड़ी चेष्टा से उत्साह लेकर आई थी। उसका विपरीत फल हुआ। क्षणिक उत्तेजना गहरी उदासी में बदल गई। जब क्षेमंकरी ने बैठक में प्रवेश किया, तभी उसकी नई जीवन यात्रा की राह जिसमें वह कदम बढ़ाने को तैयार हुई, उसके मन में दुर्गम पहाड़ी जैसी दिखाई दी। तभी इस तरह जब क्षेमंकरी ने विवाह के प्रस्ताव को बहुत कुछ लौटा लिया, तो हेम के मन में दो भाव आए। विवाह के बंधन में शीघ्र पड़कर वह अपनी इस दुर्बल अवस्था से शीघ्र छुटकारा पाने को इस प्रस्ताव को
शीघ्र पक्का कर लेना चाहती थी। तभी प्रस्ताव को टूटता देख उसे कुछ शांति भी मिली। क्षेमंकरी ने अपनी पैनी निगाहों से हेम के मन के भावों को समझ लिया। उसने देखा कि प्रस्ताव टूटने की बात से हेम के मुख पर शांति की स्निग्धता आई। उसका मन उसी समय हेम से विमुख हो गया। उन्होंने मन में सोचा, मैं नलिन को इतने सस्ते में गंवाने चली थी। नलिनाक्ष को आने में देर होती देख वह मन में खुश हुई। उन्होंने तभी हेम को छेड़कर कहा, देखती हो नलिनाक्ष को, तुम लोगों के आने की बात उसे ज्ञात है, फिर भी वह नहीं आया। काम यदि आज कम करता तो क्या बिगड़ जाता? अभी मैं बीमार हो जाऊं तो वह सारा काम छोड़कर घर में बैठा रहेगा। यह कह भोजन की तैयारी देखने को क्षेमंकरी चली गई। उसकी इच्छा थी कि हेम को कमला से बातों में लगा वह कुछ देर तक वृद्ध से एकांत में बातें करे। उन्होंने देखा कि तैयार भोजन मंद आंच पर रख कमला रसोई के एक कोने में चुपचाप गंभीर भाव में बैठी न जाने क्या सोच रही है। क्षेमंकरी ने कहा, मैं तो समझी कि तुम अभी तक व्यस्त हो। कमला बोली, रसोई तो बना चुकी हूँ। क्षेमंकरी बोली, तब यहाँ क्यों बैठी हो बेटी? अन्नदा बाबू तो बूढ़े आदमी है, उसके सामने लज्जा कैसी? हेम आई है, उसी से कुछ देर बातें करो। मैं बूढ़ी, भला उससे क्या बातें करूं? कमला संकोच से बोली, माँ, मैं उनसे क्या बातें करूं? वे लिखी पढ़ी हैं और मैं तो गंवार हूँ। हंसकर क्षेमंकरी ने कहा, वाह, तुम किसी से कम हो क्या? लिख पढ़कर कोई अपने को चाहे जो समझे, पर तुमसे बढ़कर आदर पाने लायक कोई नहीं। पढ़ने से विद्वान होना सरल है, किंतु तुम्हारी जैसी लक्ष्मी होना सबके लिए कठिन है। तुम्हारे यह कपड़े ठीक नहीं, मैं आज तुम्हें अपने हाथों सजा दूं। पूरी तरह से क्षेमंकरी हेम के गर्व को चूर्ण करने पर आमादा हुई। रूप में भी उसे एक अल्प शिक्षित लड़की के आगे गिरा देना चाहती है। कमला को आपत्ति करने का अवसर नहीं था। क्षेमंकरी ने अपने निपुण हाथों से कमला का श्रृंगार किया। फिरोजी रंग की रेशमी साड़ी पहनाई, नए फैशन के बाल बांधे, उसका रूप दमदमा उठा। तब कमला को देखकर बोली, तेरा यह रूप तो राजा के घर योग्य है। कमला संकोच में बोली, वे लोग अकेले हैं, देर हो रही है। तब पूर्ण सजाकर वे कमला को बाहर ले चली। आओ बेटी, लज्जा न करो, तुम्हें देखकर वह विदुषी लज्जा करेगी। तुम सबके सामने सिर ऊंचा कर खड़ी हो सकती हो, तुम सुंदरी हो। यह कहे जहाँ अन्नदा बाबू बैठे थे, उसी कमरे में क्षेमंकरी कमला को खींच ले गई। जाकर देखा तो नलिनाक्ष उन लोगों से बातें कर रहा है। कमला ने लौटने की तैयारी की, किंतु क्षेमंकरी ने उसे पकड़े रखा। कहा, लज्जा कैसी, यह सब अपने ही लोग हैं। कमला के रूप और श्रृंगार से क्षेमंकरी अपने मन में गर्व कर रही थी। उनकी इच्छा थी कि उसे देखकर सब लोग चौंक पड़ें। पुत्राभिमानी माता नलिनाक्ष के प्रति हेम की उदासी देखकर उत्तेजित हो उठी हैं। आज नलिनाक्ष के सामने हेम को नीचा दिखाने में खुश हैं। कमला को देखकर सब चौंक पड़े। हेम ने पहले दिन जब उसको देखा था, उस समय कमला साधारण रूप में थी। वह संकुचित हो एक किनारे बैठी रही, वह भी अधिक देर नहीं। उस दिन वह उसे ठीक तरह देख ही ना सकी। आज उसने स्वयं उठकर लजाती हुई कमला का हाथ पकड़ अपने पास बैठाया। क्षेमंकरी ने अपनी जीत समझी। सभी को वह मन से स्वीकार करना पड़ा कि ऐसा रूप दैव के प्रसाद से ही मिलता है। तब उन्होंने कमला से कहा, जाओ बेटी, तुम हेम को अपने कमरे में ले जाकर बातें करो, तब तक मैं खाने का प्रबंध करूं। कमला के मन में एक हलचल सी हुई। उसने सोचा, जाने हेम मुझे कैसी लगे। यही हेम एक दिन घर की बहू होकर आएगी, मालकिन हो जाएगी। उसके सौभाग्य की कमला उपेक्षा नहीं कर सकती। वैसे इस घर की गृहिणी का पद तो उसका ही है, किंतु उस बात को वह याद भी नहीं करना चाहती। इसे वह किसी तरह अपने मन में स्थान भी नहीं देना चाहती। इसी से हेम के साथ जाते उसके पैर कांपे। हेम ने कमला से कहा,
तुम्हारी बातें मैंने माँ से सुनी है। सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। तुम मुझे अपनी बहन की तरह ही समझो। तुम्हारी कोई बहन है क्या? कमला ने कहा, मेरी सगी बहन नहीं है, एक चचेरी है। हेम बोली, मेरी कोई बहन नहीं है। जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ मर गई। कितने ही दुख सुखों में यही सोचा कि माँ नहीं है तो एक बहन ही होती। बचपन से ही सब बातें मन में दबा रखनी पड़ी हैं। अब ऐसा अभ्यास हो गया है कि मन खोलकर मैं कोई बात कर ही नहीं सकती। लोग समझते हैं कि मैं बड़ी अभिमानी हूँ, लेकिन तुम अपने मन में यह बात मत लाना। कमला के मन की सब शंका दूर हो गई। उसने कहा, दीदी, मैं क्या तुम्हें अच्छी लगूंगी? तुम जानती हो कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ। हेम ने हंसकर कहा, जब तुम मुझे अच्छी तरह जान लोगी तो समझोगी कि मैं भी मूर्ख हूँ। मैं केवल कुछ किताबें रट चुकी हूँ और कुछ नहीं जानती। इसी से कहती हूँ, यदि मेरा इस घर में आना हो तो मुझे कभी मत छोड़ना। मुझे भय होता है कि किसी दिन तुम इस गृहस्थी का भार मुझ पर डाल दो। कमला बोली, भार तुम पर लाद देना? मैं बचपन से ही काम करती आई हूँ। मैं भार लेने से नहीं डरती। हम दोनों बहनें मिलकर गृहस्थी चलाएंगी। तुम उन्हें सुखी रखना, मैं तुम लोगों की सेवा करूंगी। हेम बोली, तुमने अपने पति को अच्छी तरह देखा है क्या? उनकी याद तो होगी ही। कमला ने कहा, पति की भी कोई याद होती है? यह मैं नहीं जानती थी। जब मैं चाची के घर आई तो अपनी चचेरी बहन शैल से मेरा परिचय हुआ। वह अपने पति की जिस तरह सेवा करती है, उसे देख मुझे सबसे पहले चेत हुआ। यह कहना ठीक है कि मैंने अपने पति को कभी नहीं देखा है, मगर मैं नहीं कह सकती कि मेरे मन की भक्ति उनकी ओर कैसे हो गई। भगवान ने मुझे उस पूजा का फल दिया है। अब मेरे पति मेरे सम्मुख पूरी तरह स्पष्ट हो उठे हैं। उन्होंने मुझे ग्रहण नहीं किया तो ना सही, मैंने उन्हें पा लिया है। कमला की भक्ति संचित बातें सुन हेम का हृदय भर आया। उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, तुम्हारी बात मैं पूरी तरह समझती रही हूँ। इसी को पाना कहते हैं, और कुछ पाना तो लोभ है जो नष्ट हो जाता है। हम नहीं कह सकते कि कमला यह बात अच्छी तरह समझी या नहीं। वह हेम की ओर देखती रही। इसने कुछ देर सोचकर कहा, तुम जो कहती वही सच है। मैं मन में दुख को आने नहीं देती। इससे मैं अच्छी तरह हूँ। मैंने जो पाया है वही मेरा है। हेम ने प्रेम से कमला का हाथ पकड़कर कहा, जब त्याग और लाभ दोनों बराबर हो जाएं, तो वह व्यर्थ लाभ है। यही बात मेरे गुरु ने की है। सच कहती हूँ, तुम्हारी तरह निवेदन करने में जो सार्थकता है, वह यदि मुझे मिले तो मैं धन्य हो जाऊं। कमला ने विस्मय हो कहा, दीदी, तुम तो सब कुछ ही पाओगी। तुम्हें तो किसी बात का अभाव ना रहेगा। हेम बोली, जो पाना है उसे ही पाने पर मैं सुखी हो सकती हूँ। उससे अधिक जो पाया जाता है उसमें बहुत भार और बहुत ही दुख है। मेरे मुंह की यह बातें तुम्हें विचित्र जान पड़ेंगी। तुम्हें पाकर हृदय हल्का हुआ है, मुझे बल मिला है। इसी से मैं यह सब कह पा रही हूँ। मैं बातें करना नहीं जानती। तुम कैसे मुझसे यह सब कहलाए ले रही हो? क्षेमंकरी के घर से लौटकर हेम ने अपनी मेज के ऊपर एक पत्र देखा। लिखावट देखकर समझ गई कि वह पत्र रमेश का है। कांपते हाथों से पत्र को उठा, वह अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर उसे पढ़ने लगी। उस पत्र में रमेश ने कमला की सारी कहानी विस्तार के साथ लिखी थी। उपसंहार में उसने लिखा था, तुम्हारे साथ मेरे जिस संबंध को ईश्वर ने दृढ़ किया था, उसे समाज ने तोड़ डाला है। तुमने किसी और को हृदय समर्पण किया है, उसके लिए मैं तुम्हें कोई दोष नहीं कहता। तुम भी मुझे दोष मत देना। वैसे मैंने एक दिन भी कमला से स्त्री जैसा व्यवहार नहीं किया, तब भी उसके मन को आकर्षित कर लिया था। इस बात को मुझे स्वीकार करना ही है। आज मेरा हृदय जिस अवस्था में है, उसे मैं भी नहीं समझता। अगर तुम मुझे त्याग न देती तो शायद मैं तुम में आश्रय पा जाता। इसी आशा से मैं यहाँ पागल की तरह दौड़ा तुम्हारे पास आया था। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम मुझसे घृणा करने लगी हो और
दूसरे से विवाह करने की तुमने अपनी सम्मति दे दी है तो मेरा मन हिल उठा है। मैं अभी तक कमला को पूरी तरह से भूल नहीं सका हूँ। भूलूं या ना भूलूं, उससे मेरे सिवा किसी को नुकसान नहीं। जिन दो रमणियों को मैं हृदय से ग्रहण कर सका हूँ, उन्हें भूलने की शक्ति मुझ में नहीं, और उन्हें जीवन भर याद करते रहने में मेरा लाभ है। आज जब तुम्हारी मुलाकात से चोट खाकर मैं लौटा, तो एक बार यही सोचने लगा कि मैं अभागा हूँ, मगर अब मैं यह स्वीकार नहीं करूँगा। मैं आनंद के साथ तुमसे विदा होना चाहता हूँ। मैं प्रसन्न हृदय से तुमसे विदाई लूँगा। तुम्हारे कल्याण से मैं अपने हृदय में विदाई के समय किसी भी प्रकार की दीनता का अनुभव ना करूँगा। तुम सुखी रहो, तुम्हारा मंगल हो। मुझसे तुम घृणा मत करना। मुझसे घृणा करने का कोई कारण भी तुम्हारे पास नहीं है। पत्र समाप्त कर हेम आंसू पोंछती कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि सामने ही अन्नदा बाबू पुस्तक पढ़ रहे हैं। उन्होंने हेम का उदास मुख देखकर कहा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हेम बोली, नहीं तो। रमेश बाबू का पत्र मुझे मिला है, इसे पढ़कर मुझे वापस कर देना। यह कह हेम पत्र देकर चली गई। अन्नदा बाबू ने तब 2 बार पत्र पढ़ा, तब उसे हेम के पास भेज बैठे बैठे सोचने लगे। अंत में सोचकर उन्होंने तय किया कि यह एक तरह से तो अच्छा ही हुआ है। रमेश के देखते नलिनाक्ष अच्छा है। रमेश स्वयं ही हट गया, यह अच्छा ही है। वे सोच ही रहे थे, उस समय नलिनाक्ष आ पहुंचे। उसे देख अन्नदा बाबू को आश्चर्य हुआ। आज सुबह नलिनाक्ष से बहुत देर तक उनकी बातें हुई हैं। फिर कई घंटे बाद ही वह कैसे आ गया? वृद्ध ने मन ही मन सोचा कि हेम और नलिनाक्ष को प्रेम उपजा है। वे किसी तरह हेम के साथ नलिनाक्ष की मुलाकात कराने को सोच रहे थे कि तभी नलिनाक्ष ने कहा, अन्नदा बाबू, मेरे साथ आपकी कन्या के विवाह का प्रस्ताव हुआ है। इस संबंध में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अन्नदा बाबू बोले, कहिए, आपको क्या कहना है? नलिनाक्ष बोला, आप नहीं जानते कि मैं विवाहित हूँ। अन्नदा बाबू ने कहा, जानता हूँ, लेकिन। नलिनाक्ष बोला, आप जानते हैं, यह सुनकर मुझे आश्चर्य है, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है, आप ऐसा अनुमान करते हैं, मगर मेरा पूर्ण विश्वास है कि वह जीवित है। अन्नदा बाबू बोले, ईश्वर करे यह सत्य हो। हेम, हेम, हेम ने आकर पूछा, क्या है पिताजी? अन्नदा बाबू ने कहा, रमेश ने तुम्हें जो पत्र लिखा है, उसका कुछ अंश। हेम ने तब पत्र नलिनाक्ष के हाथ में देकर कहा, इस पत्र को आप पढ़कर देखें। यह कह हेम चली गई। पत्र समाप्त कर नलिनाक्ष स्तब्ध बैठे रहे। अन्नदा बाबू ने कहा, ऐसी शोचनीय घटना संसार में प्रायः नहीं भी होती। पत्र देकर मैंने आपके हृदय में चोट पहुंचाई है, लेकिन छिपाना भी हम लोगों का अन्याय था। नलिनाक्ष ने कुछ देर में उठकर अन्नदा बाबू से विदा ली। जाते समय बरामदे के पास हेम खड़ी दिखाई दी। उसे वहां इस तरह खड़ा देख नलिनाक्ष के हृदय को आघात लगा। वह विचारने लगा कि हेम इस प्रकार एकांत में शांत भाव से खड़ी अपने भावी पति अर्थात मेरी याद में विकल है। मेरी प्रतिमा को वह अपने हृदय में न जाने किस तरह सम्मान पूर्वक धारण किए है। इसे शायद यह नहीं ज्ञात है कि मैं हृदयहीन हूँ। मेरा हृदय व्यग्रता से उस नवयौवना बालिका के लिए आतुर है, जो मेरे साथ एक बार विवाह बंधन में बंधकर भी गंगा माँ के अथाह जल में समा गई थी। मेरा हृदय बारंबार कहता है कि वह जीवित है और एक बार मुझे अवश्य ही प्राप्त होगी। मैं अपनी इन नववागदत्ता हेम को धीरज भी दे सकने में असमर्थ हूँ। भगवान की न जाने कैसी विडंबना है। इन विचारों में बहकर नलिनाक्ष चाहता था कि हेम से वह बातें करे। गाड़ी में बैठकर भी वह उतर आया, मगर जब वह बरामदे तक पहुंचा तो उसने देखा कि हेम बरामदे से हटकर अपने कमरे में चली गई थी। हेम को बुलाकर उससे बातें करना नलिनाक्ष को उचित न जान पड़ा। वह गाड़ी पर सवार होकर घर लौट गया।
अभी अन्नदा बाबू नलिनाक्ष के जाने के बाद उसके ही विषय में विचार मग्न थे। उसी समय योगेंद्र आ पहुंचा। वह अकेला और बेहद घबराया हुआ था। अन्नदा बाबू ने पूछा, क्यों, रमेश कहाँ है? योगेंद्र ने बुझे मन से कहा, उसकी इतनी बेइज्जती करने के बाद आप उसको क्यों याद कर रहे हैं? हो सकता है कि उसने काशी की गंगा में कूदकर शिवलोक प्राप्त कर लिया हो। कल से मैं उसे देख नहीं सका हूँ। आज सुबह मुझे उसका केवल यही संदेशा मिला था, भाग रहा हूँ, तुम्हारा रमेश। मुझे उसे ढूंढते इतना समय हो गया है। मैं इन बातों का आदी नहीं हूँ। मैं हर बात स्पष्ट कहता हूँ और मेरा काम स्पष्ट ही होता है। मेरी नौकरी ही ठीक है, जहाँ कभी स्पष्टता नहीं है। मैं तो चला। अन्नदा बाबू ने कहा, हेम के लिए तुमने क्या निश्चय किया? योगेंद्र बोला, हेम के बारे में मैं कुछ निश्चय नहीं करूंगा। मैं जब भी जो निश्चय करता हूँ तुम लोग उसे मिटा देते हो। इस तरह की बातें मैं पसंद नहीं करता। मैं हेम की तरह गंभीर नहीं हूँ। मन में रखे रहने का मेरा स्वभाव नहीं। जो सोचता हूँ वह कर देता हूँ। मैं अब यहाँ समय नष्ट ना करूंगा। कल ही नौकरी पर लौट रहा हूँ। बांकीपुर ठहरूंगा। वहाँ मुझे अपना कुछ काम भी है। उसका निश्चय सुनकर अन्नदा बाबू मौन होकर पुनः विचार में पड़ गए। उनके सामने नई समस्या थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।